अगर इसका वैल्यू दशमलव में आ रहा है तो इसको अपरिमेय कैटेगरी में रखें, क्योंकि √5 का होता है 2.24। अगर √9 ले लें तो √9 का तो 3 होता है। तो अगर किसी रूट वाली संख्या का वर्गमूल अगर बिना दशमलव का है तो उसको हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख देंगे। अगर वो दशमलव में आए तो उसको हम लोग किस में रख देंगे? अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रख देंगे। तो ये हो जाएगा अपरिमेय की कैटेगरी में, है ना, और ये हो जाएगा परिमेय की कैटेगरी में। तो क्या हम बोल दें √17 का क्या होगा, √11 का क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि 3 दशमलव कुछ होने वाला है, तो ये भी हो जाएगा 3 दशमलव समथिंग होगा इसका। तो ये भी दशमलव में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के अपने भाषा में अगर इसको समझा जाए तो रूट वर्गमूल चिन्ह के अंदर किसी भी डिजिट का अगर वैल्यू दशमलव में आ रहा है तो उसको हम लोग अपरिमेय की कैटेगरी में रखेंगे। अगर उसका वैल्यू नंबर में आ रहा है, सिंपल नंबर में, पूर्ण संख्या में आ रहा है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? उसको हम लोग रखेंगे, क्या नाम है, परिमेय संख्या की कैटेगरी में। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया √25, 25 का क्या होगा? वर्गमूल 5, बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। √25 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लो हमने लिख दिया √29 तो बोलोगे कि तो दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। तो पहचानने का बहुत सटीक एग्जाम्पल है। तो इसको हम मैथमेटिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकल तरीके से ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वैसी संख्या, जैसे इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, वैसी संख्या जिसे p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब वर्गमूल चिन्ह के अंदर अगर किसी संख्या का मान दशमलव में आए तो वो सारी संख्या अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में डाल दी जाए। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि परिमेय का उल्टा अपरिमेय होता है। तो परिमेय में क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय होती है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या होती है। मैथ की भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, और रूट के अंदर का मान दशमलव में हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखना √3 की वैल्यू अभी समझाए थे हम इसके बारे में कि जिसका भी रूट वाला वैल्यू दशमलव में आ जाए हम समझ जाएंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। √3 का 1.73 होता है, तो ये दशमलव में आ रहा था, √3 भी, √2 भी, √5 भी, है ना, और √11 भी, और तमाम संख्याएं ऐसे कर करके etc। अब बोलोगे √5, है ना, ये मत बोलना कि √9 का तो 3 हो जाता है। तो जिसका बिना दशमलव में आएगा वो परिमेय की कैटेगरी में चला जाएगा, और जिसका दशमलव में आएगा वो अपरिमेय की कैटेगरी में चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक जो होती है, दुनिया में जितने धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती हैं उनका जो समूह होता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इंटीजर। सभी के सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो सभी धनात्मक और संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, है ना, और इसे z द्वारा दर्शाया जाता है। एक बात हम बता दें, जो पूर्णांक होता है वो कभी भी भिन्न में नहीं आता है, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं हम, पूर्णांक भिन्न में नहीं होता है। दुनिया के जितने भी प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या है उनका जो समूह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखना, बोलेंगे माइनस का इन्फिनिटी से लेकर के फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे प्लस का इन्फिनिटी।
तो बोलोगे जीरो के बाद इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक की संख्या पूरा का पूरा किस में आएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा। 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं होता है। अब आते हैं भिन्न संख्या, है ना। भिन्न संख्या का कुछ भी अगर बटा में है तो वो भिन्न संख्या होती है ना। तो वैसी संख्या जो a बाई बी के रूप में हो, p बाई क्यू भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो p बाई क्यू ही लिख देते हैं क्योंकि वहाँ हमने लिखा हुआ है। p बाई क्यू के रूप में हो, है ना, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, q 0 ना हो। बाकी परिमेय संख्या में और भिन्न संख्या में बस यही अंतर है कि परिमेय संख्या में एक तीसरा शर्त जुड़ जाता है कि p बटा q को प्राइम नंबर होने चाहिए, और भिन्न संख्या में ऐसा कोई शर्त नहीं होता है कि वो सरलतम रूप में हो। सरलतम रूप में हो तब भी वो भिन्न संख्या में काउंट किया जाएगा, अगर वो सरलतम रूप में ना हो तब भी उसको भिन्न संख्या में काउंट किया जाएगा। तो सिंपल होता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे देखना ध्यान से, जैसे हमने बोल दिया कि 24/30, बोलोगे बिल्कुल सही है, p बटा क्यू में है, और दूसरा शर्त q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। अगर हम बोल दें कि यहाँ बताओ 35/50 क्या होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा। हम बोले 3/7 क्या होगा, बोलोगे हाँ ये भी भिन्न संख्या होगी। भिन्न संख्या के बस दो शर्त हैं। भिन्न संख्या के कितने शर्त हैं, दो शर्त है कि वो p बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए। इसके दो शर्त हैं, इधर लिख दे रहे हैं हम, इसके दो शर्त हैं कि ये p बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, और दूसरा बात कि q इज नॉट इक्वल टू 0। और परिमेय संख्या में तीन शर्त होते हैं कि p बटा क्यू में तो होगा ही होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन p बटा क्यू को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, p बटा क्यू में ही हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, बस इतना काफ़ी है इसके लिए कि वो भिन्न संख्या है। तो इसमें तमाम एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। एक बात नोटिस करोगे यहाँ से, परिमेय संख्या से और भिन्न संख्या से, कि जो भी संख्या परिमेय हो रही है वो भिन्न तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन जो संख्या भिन्न है वो परिमेय होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होती है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। हाँ, तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। भिन्न के लिए, परिमेय संख्या के लिए तीन शर्त होते हैं कि वो p बटा क्यू में हो, पहली बात। दूसरी बात कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और p बटा क्यू एक कोप्राइम नंबर हो, जिनका मतलब होता है उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पे भिन्न की बात किया जाए तो इसमें बस दो चीज़ें होनी चाहिए कि वो p बटा क्यू के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। हो सकता है वो कोप्राइम भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या होंगी वो भिन्न तो होंगी, लेकिन सारे भिन्न परिमेय संख्या होंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं, परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है, परंतु सभी भिन्न संख्या परिमेय नहीं होती है। ये नोट है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं और जो बचे हुए क्लासिफिकेशन है नंबर के। बेसिकली जो अब जो बच रहे हैं इसमें, जो रिमेनिंग है क्लासिफिकेशन में, वो बाकी के बाकी सबके सब पूर्णांक से ही लिए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले शो में देखते हैं इसको कैसे हो रहा है। चलिए, हाँ, बाकी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हैं उसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब छूटे फूटे हुए हैं, बहुत कम ही बचे हुए हैं। सबसे पहले हम करते हैं बात पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, देखना, वैसी संख्या जब संख्या की गिनती शुरू हो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के संख्या जो होंगी उनको सबको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। जीरो से लेकर के, इसका मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं आने वाली है। तो हम बोलेंगे जीरो से अनंत तक की
संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका कैपिटल लेटर W होता है ना। तो लिखेंगे इसे W द्वारा दर्शाया जाता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखना, जब भी नंबर शुरुआत हो 0 से गिनती शुरू की जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अगर 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती हैं सबको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या में गिनती कहाँ से शुरू हुई है, तो 0 से। अगर गिनती केवल 1 से शुरू की जाए तो मतलब ये अगर 0 वाले को हटा दें तो बाकी जो बच रहा है ये सब के सब नेचुरल में आ जाएंगे। ठीक है, केवल 0 के वजह से ही ये होल नंबर माना जाता है और ये 0 ना होने के वजह से केवल ये नेचुरल नंबर हो जाता है। तो हम बोलेंगे 1 से, यहाँ 0 से हुआ था, यहाँ 1 से होगा। 1 से अनंत तक की संख्या को, 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है, इसे कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे n बराबर, गिनती कहाँ से शुरू करनी है अब की बार, 1 से, तो अनंत तक ले जाएंगे, 1 2 3 ऐसे डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसका मतलब होता है, जो उल्टा 8 बना हुआ है इन्फिनिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है, गिनती कहाँ तक होती है। चलो अगला बात करते हैं हम। एक बात इसमें नोटिस करना, कभी भी पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत ही 0 से हो रहा है, तो 0 से बैक जब जाओगे तब ना निगेटिव आएगा। तो यहाँ भी नेगेटिव संख्या नहीं होगी और यहाँ भी नेगेटिव संख्या नहीं होगी। ठीक है, कोई भी ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं आएगी, ना इसमें आएगी, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे अब आगे देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या है ना, हम बोलेंगे इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, सबको पता होगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम बोलते हैं सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जांपल इसका देख लिया जाए, 2 4 6 8 10 और इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, 2 से छोटी कोई सम संख्या नहीं होती है। अब आते हैं हम विषम संख्या में। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। बंद करो, खत्म हो गया ये। हाँ, विषम संख्या क्या होती है, वैसी, ये पहले सम संख्या देख लो, सम संख्या का उल्टा होता है। सम संख्या में क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, फिर 4 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक होती है। अब विषम संख्या में क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है ना। तो इसको हम सबसे पहले हिंदी में इसका जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे
सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन हमारा रिमेनिंग है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, अगला जो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आ जाएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम आते हैं भाज्य संख्या। हम बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। सॉरी, को प्राइम नंबर, नहीं अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य किसी और से ना कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बोलो, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2, जैसे एग्जांपल में आएंगे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा। शर्त ये है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे। जैसे मान लो कि हमने 4 बोल दिया तो 4 1 से तो कटेगा ही, 4 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि वो खुद से कटे और किसी एक और संख्या से, सॉरी खुद से कटे और 1 से कटे, किसी और एक संख्या से ना कटे। तो 2, 4, 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे चाहेगा ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या, जो अभी उधर हमने बताया हुआ है, परिमेय संख्या में ही बताया था इस बात को। सह अभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है, इसमें संख्याओं का 2 समूह होता है और उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम समझ जाते हैं कि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है ना। तो हम लिखेंगे वैसी संख्या का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, वैसी संख्या का युग्म जिसमें कुछ भी सर्वनिष्ठ ना हो। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने ले लिया 2 और 3, बताओ 2 और 3 में कुछ कॉमन है आपस में, कुछ भी नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर में आ जाएंगे। हमने बोला 5, 7, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। 3, 8 आ जाएंगे, ये को प्राइम की श्रेणी में। लेकिन अगर 5, 10 ले लिया तो ये को प्राइम की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि 5 और 10 में 5 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 2 संख्याओं के बीच में, तो उसको हम को प्राइम के नंबर में, तो 5, 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये को प्राइम है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब नंबर के क्लासिफिकेशन को हम लोग खत्म करने की ओर बढ़ गए हैं, और नंबर पूरी तरह से खत्म हो गया है जितना क्लासिफिकेशन होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, क्योंकि मेन जो चैप्टर है
मेन जो चैप्टर है सारा का सारा परिमेय संख्या के सराउंडिंग घूमता है। तो परिमेय संख्या को पहले एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तब, बाकी उसको याद रखना है। और नंबर के क्लासिफिकेशन हो गए हैं, हम यूक्लिड के विभाजन परिमेय को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।